अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान हुआ है। क्या इसके जुजियात होंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पासपोर्ट पे बात होगी, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट के लिए बड़ी हमने कैंपेन देखी है पिछले दिनों। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जनाब जब हम बात करते हैं एहतजाजी तहरीक की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रेशर सोशल मीडिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें वो भी ऐलान कर चुकी हैं कि अब अडियाला के बाहर मज़ीद धरना नहीं होगा। तो उसके बाद अब सारे जो जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर है आ जाती है इस बात के ऊपर कि अब सियासी क़यादत, पार्टी क़यादत क्या फ़ैसला करती है। और उन्होंने खामोश रहना है या अब आवाज़ उठानी है। क्योंकि पहले तो एक प्लेटफॉर्म मिला होता था कि जी मंगल वाले दिन बहनें आती हैं तो ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता था कि जी एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, इमरान खान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसके हवाले से आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता था। लेकिन पार्टी की तरफ से तो उसमें कोई आप देख लें कि कंट्रीब्यूशन तो बस इस हद तक ही थी कि चलो जी कोई आ जाता है, किसी की कभी ड्यूटी लग गई, कभी किसी की। लेकिन इनिशिएटिव वो बहरहाल पार्टी का नहीं होता था। और इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई उसका हमें इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ अब जब ये ऐलान हो गया अलीमा खान साहिबा की तरफ से, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अलीमा खान साहिबा को ऑनवर्ड्स जेल में भेजने का भी इरादा है और उनको सज़ा हो सकती है, ख़दशा है इस बात का। तो उसके बाद अब ये देखना बाकी है कि फिर आगे मंगल वाले दिन का प्लान वैसे भी कैसे कंटिन्यू होगा। तो उसके बाद अब ये काफ़ी प्रेशर जब बढ़ा है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कल रात एक मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग में ज़ाहिर है पीटीआई के भी सीनियर लोग शामिल थे और दीगर पार्टीज़ जो इसमें शामिल हैं उन सब की भी क़यादत ने मिल बैठ के काफ़ी घंटे इसके ऊपर गौर व फिक्र किया। जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अनाउंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी वैसे एक अलग कहानी है कि नेशनल प्रेस क्लब में उन्हें इजाज़त भी नहीं मिल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी इन्हें जगह दस्तयाब नहीं थी। तो ये इनके साथ भी ये मामला चल रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल जो इन्होंने ऐलान किया जी उसके मुताबिक 5 अगस्त को, जो कि इमरान खान साहब की आप कह लें कि गिरफ्तारी का तारीख थी, दिन था। और अब इस 5 अगस्त को 3 साल पूरे मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए हुए और कैद हुए हुए। आखिरी झलक भी पब्लिक ने अगर कोई उनकी देखी थी तो वो 5 अगस्त को देखी थी। उसके बाद से ऑनवर्ड्स कोई इमरान खान साहब की पब्लिक अपीयरेंस कहीं हमें नज़र नहीं आती। एक आध कोई पिक्चर लीक हुई या आवाज़ लीक हुई तो वो बस लीक्ड कोई चीज़ थी, उसमें कोई ऑफिशियल या कोई आज़ादी के तौर पर तो उन्हें ऐसा कहीं पब्लिक अपीयरेंस का मौका भी नहीं मिला। तो कहने की बात यह है कि इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को। और इसी मौके के ऊपर एक एहतजाज का ऐलान किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। इस मौके पर काफ़ी जो गुफ्तगू की है अपोजिशन लीडर ने, उन्होंने ख़ास तौर पर जो ओवरऑल हालात हैं सियासी कैदियों के उस पर भी बात की, इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की। और साथ ही साथ उन्होंने जो बलूचिस्तान और इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की। और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर कुछ नौजवानों पर गोलियां चलाने की इत्तला है। लोग नए आइन की अब बात करने लगे हैं। हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, चाहे कोई हमें मार दे। आज़ादी में जीने दें तो क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा। ये बात की चकज़ई साहब ने। उसके अलावा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हज़ारों अफराद का कत्ल करने वाले हक़ के हुक्मरानी खो चुके हैं और आवाम में शदीद मायूसी फैल चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नौजवानों के सरों में गोलियां मारी गईं जबकि मुल्क के हज़ारों बेटे जेलों में बंद हैं। इनका कहना था कि अमन व अमान और सियासी हालात मुसलसल बद से बदतर होते जा रहे हैं। रियासत को लगने वाला जख्म हर गुजरते दिन के साथ गहरा हो रहा है और हुकूमत की हरधर्मी के बाइस बाकी मानदा पाकिस्तान भी खतरे में है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अवाम को अब उठना होगा। वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक पाकिस्तान टूटा नहीं था उस वक्त तक पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं बुलाया गया था।
इसी तरह अख्तर मेंगल साहब ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पूरा बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। अलमिया यह कि बलूचिस्तान में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। इस्लामाबाद आते हैं तो नेशनल प्रेस क्लब में बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस हुकूमत के आने के बाद मसाइल बढ़ गए हैं। हम मुल्क चला नहीं रहे, घसीट रहे हैं। अख्तर मेंगल की ये गुफ्तगू थी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। तो इस तमाम तर हालात का अहाता भी किया। मईशत के ऊपर भी बात हुई, जो आपको पता है इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है, तो उसको भी बीच में डिस्कस किया गया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये मुतालबा किया अख्तर मेंगल ने कि मुज़ाकरात किए जाएं इससे पहले कि इमरान खान मारंग बलोच को रिहा किया जाए। इस्लामाबाद, हाँ, यानी मुज़ाकरात भी किए जाएं और उस मुज़ाकरात से पहले इमरान खान और मारंग बलोच को रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में साबिक अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब बलूचिस्तान में किसी को उठाकर लापता ना किया जाता हो। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म आइन तोड़ना है, मगर आज तक भी ऐसा नाम नहीं बताया जा सकता जिसे मुल्क या आइन तोड़ने पर सजा दी गई हो। उनका सवाल था कि क्या बानी पीटीआई इमरान खान और मारंग बलोच ने कोई आइन तोड़ा है। अख्तर मेंगल ने कहा कि चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान के एक वजीर को सिर्फ इसलिए बरतरफ कर दिया गया क्योंकि उसने वजीर आला की हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी। उन्होंने दावा किया कि ज़ियारत से 42 अफराद की लाशें लाई गईं, लेकिन एक तहसीलदार को भी मुअत्तल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई इमरान खान, मारंग बलोच, अली वजीर, ईमान मजारी समेत तमाम असीरान को रिहा किया जाए, मिसिंग पर्सनस को बाजियाब किया जाए और मुल्क में हालात की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। तो ये जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से जो है आ गया है एक आप कह लें कि पूरे प्रॉब्लम्स का अहाता भी, और उसके साथ साथ जो तहरीक चलाने। अब इस तहरीक के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे तो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये कोई बहुत बड़ी तहरीक नज़र नहीं आ रही अभी तक की जो हालात हैं। अभी तो खैर अनाउंस हुई है, 1 महीना बाकी है। 1 महीने के अंदर देखना होगा कि कितनी सीरियस होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बाकी जमातों की भी। अच्छा, बाकी जमातों के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन ही कितनी सी है। बाकी जमातें जो हैं किसी सूबे या किसी इलाके या किसी बहुत ही छोटे मखसूस हिस्से की जमातें हैं, तो उनकी तो इतनी स्ट्रीट पावर पहले ही नहीं है, तो उनके ऊपर आप क्या जिम्मेदारी डालेंगे कि भाई लोग इकट्ठे करने या एहतजाज कराना है। तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी सारी आ जाएगी पीटीआई के ऊपर। अब पीटीआई की क़यादत कितनी इस एहतजाज को लेकर के संजीदा है, सोशल मीडिया इनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर बिल्डअप कर पाता है कि जनाब आपने निकलना है, लोगों को निकालना है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर शो करना है। तो ये डिपेंड करता है अगले 20 दिनों में कि ये कितनी तैयारी करते हैं। उसके बाद ही आप कह सकेंगे कि हाँ भाई कोई प्रेशर हुकूमत पे आएगा या नहीं आएगा, और ये भी कि उसका कोई आपको इम्पैक्ट भी नज़र आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 20-25 दिन इसी तरह आनियों जानियों में ज़ाया किए गए और फजूल की कानून साजियों में ज़ाया किए गए, तो फिर उसके बाद आप भूल जाएं कि किसी तरह की भी कोई मोबिलाइजेशन नज़र आए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस वक्त जितने प्रेशर में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये एक बेहतरीन एहतजाज हो। और आपको मैं ये भी याद दिला दूँ कि लास्ट टाइम जब 8 फरवरी का एहतजाज था और वो अनाउंस्ड एहतजाज था, और उसके बावजूद भी वो एक फुसफुसा एहतजाज था, बिल्कुल कोई उसकी आप कह लें कि किसी तरह का भी कोई उसका इम्पैक्ट नहीं था। और उस एहतजाज को इतना होम्योपैथिक बनाने का इल्ज़ाम भी महमूद खान अचकज़ई साहब पे उस वक्त लगाया जा रहा था कि जी उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। आपको वो वीडियो भी याद होगी जिसमें सुहेल आफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब दोनों यूँ मुँह जो है वो बसूर के एक तरफ बैठे हुए थे, मतलब खुश नज़र नहीं आ रहे थे, नाराज़ नज़र आ रहे थे बाकायदा, ऐसे कि जैसे उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त प्लान एहतजाजी हिकमत अमली तरतीब दे रखी है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने उन्हें रोका हुआ है। तो इस तरह का उनका बॉडी जेस्चर था। तो भाई अब आपको उस तहरीक में अगर महमूद खान अचकज़ई साहब ने रोक भी दिया था, तो अब आपके पास वो वक्त है कि आप उस का अजाला कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है कि अब आप भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा के दिखाएं, ताकि लोगों को समझ लगे कि भाई आप तो पहले भी करना चाहते थे, लेकिन आपको महमूद खान अचकज़ई ने रोका हुआ था, पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने रोका हुआ था, मजबूरियों ने रोका हुआ था। अब आप किसी की नहीं सुन रहे क्योंकि आपने कहा कि कच्चे धागे जो हैं वो हमारे हाथ बांध देते हैं। अब आपके पास वक्त है कि आप कच्चे धागे तोड़ें और भरपूर तरीके से एहतजाज करवाएं। अब तो खुद महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक मौका है उसके ऊपर अगर पीटीआई एक बेहतरीन एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो जाती है तो सर्टेनली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त पोजीशन क्या है
कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये ख़बरें बहुत से लोग दे रहे हैं कि जनाब वो वही कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं नज़र आ रहे कि जी माशी आपकी हालत बेहतर नहीं हो सकी, सियासी बयानी आपसे बन नहीं सका। अब रज़ा डार साहब के जो माशाल्लाह कारनामे हैं उसके बाद जो एक बदनामी हुई है, तो ये सब चीज़ों के बाद उधर भी जो है एक हुकूमत जो है इस वक्त वो कमज़ोर पोजीशन पे है। दूसरी तरफ जो एक प्रेशर अवाम का है, क्योंकि जो महंगाई के हालात इस वक्त हो चुके हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आया था वो वापस तो नहीं थम सका, तो उसके बाद अब उसकी वजह से भी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है कि जी आपकी ये जो घटिया तरीन नाकिस परफॉर्मेंस है मईशत के ऊपर, इसका जो एक बोझ है वो किसने उठाना है। तो ऐसे मौके पर अगर अपोजिशन भी एहतजाज के लिए निकलती है और एक पावरफुल एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब होती है तो सडनली हुकूमत के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर आएगा। अब देखना यह है कि क्या इस मौके के ऊपर अपोजिशन को एहतजाज रिकॉर्ड कराने में पहले की तरह बहुत सख्त हाथों से रोका जाएगा या कहा जाएगा कि ठीक है इनको ज़रा हुकूमत को रगड़ा लगाने दो। समझ रहे हैं आप, बाज़ औक़ात ये भी होता है, पहले तो आपने देखा ना कि खुद हरकत में आ जाती थी ब्यूरोक्रेसी और एहतजाज करने ही नहीं दिया जाता था। तो अब ये भी एक मौका है कि अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से नाराज़ है या उनके ऊपर दबाव डालना चाहती है तो ये भी एक तरीका है कि भाई अपोजिशन अगर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है तो आप करने दें। आप अपने आप को बीच में ला के उनको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आप ना करें। अगर उस एहतजाज से हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो पड़ने दें। यही तो आप चाहते हैं कि हुकूमत पे प्रेशर पड़े और वो माशी पॉलिसियाँ बेहतर करे, चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज से डील करे। तो मेरे ख्याल से कि ये एक टेस्टर भी होगा कि कितना आप कह सकते हैं कि जी ये जो बातें हैं इनमें सच्चाई है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई गैप आ गया है या सेम पेज नहीं है। तो ये जो एहतजाज है ये एक टेस्टर होगा ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ मौजूद है या अभी भी दोनों सेम पेज पर आकर इमरान खान और उनकी एहतजाजी हिकमत अमली का मुकाबला करते नज़र आएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक बात तो होगी, पता लग जाएगी। तो बहरहाल जी ये एक अनाउंसमेंट आज हो गई है। बाकी इसमें जो पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुस्त हैं या बुज़दिल हैं या डबल विकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उनका भी काफ़ी हद तक पता लग जाएगा, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे कि जब सीरियस एहतजाज का टाइम आता है तो उस वक्त वो आते हैं या फिर अडियाला के बाहर बस टिकटॉक बना के जाने में ही उनको आफियत नज़र आती थी। तो अब जो सीरियस होगा वो फिर टफ टाइम भी मिलेगा तो तब भी वो एहतजाज करके दिखाएगा, तो ये भी लग बता जाएगा। तो ये जनाब इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सारा मामला। अब आ जाते हैं जी दीगर खबरों की तरफ भी। एक तो मैंने जैसे आपसे कहा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर बात होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो नई रैंकिंग आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के पासपोर्ट्स में 100th नंबर पर है, यानी 100वें नंबर पर है। अब अगर आप नीचे देखेंगे पाकिस्तान के नीचे कौन से ममालिक हैं तो सिर्फ 3 ममालिक आपको नज़र आते हैं। एक इराक है, दूसरा शाम है और तीसरा अफ़गानिस्तान है। अब आप देख लें कि इराक और शाम ऐसे ममालिक हैं जो कि ज़ाहिर है जंगों से तबाह हाल है, जहाँ पे अंदरूनी तौर पर कितनी इंतशार है और जहाँ पर एक अनारकी है, ज़ाहिर एक प्रॉपर कोई उस तरह से आपको सिस्टम नज़र नहीं आता। और अफ़गानिस्तान का तो हाल आपको पता ही है कि जो उससे भी बुरा नज़र आता है, जहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तक नहीं है, जहाँ पर कई सालों की जंग के बाद जो तबाहाली है वो है। तो उसके बाद पाकिस्तान अगर उन ममालिक की सफ़ में खड़ा है तो मुझे ये बताएं कि इन फेल्ड स्टेट्स के सामने उस लाइन में अगर पाकिस्तान खड़ा है तो इसका जो सारा खमियाजा है वो किसके सर जाना चाहिए, इसका ज़िम्मेदार कौन है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो जाके 100th नंबर पर है, ग्रीन पासपोर्ट। हमें तो चंद दिन पहले तक ये बताया जा रहा था कि इतनी इज्जत बढ़ गई है कि लोग पता नहीं आंखों को चूम चूम के पासपोर्ट को चूम के आंखों को लगा रहे हैं। हमें पता चल रहा था कि लोग उर्दू बोलना शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया में कि जनाब पाकिस्तान इतना जो है वो उसकी इज्जत बढ़ गई है। तो अब सवाल ये है कि फिर पासपोर्ट की रैंकिंग पाकिस्तान की यहाँ पर क्यों है। फिर दूसरी बात कि रैंकिंग का ताल्लुक जो है भाई वो आपकी हवाई किले तामीर करने से नहीं होता, ये बात याद रखिए। जब तक आपके मुल्क के अंदर तमाम तर जो हालात व वाक़यात हैं, अमन अमान की बात हो, अदलिया की बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जुडिशरी की बात हो, इस्लाहात की बात हो, इकॉनमी की बात हो,
ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की बात हो, जब तक ये तमाम चीज़ें सेटल नहीं होती, आपके मामलात सेटल्ड नहीं हैं, तब तक आपकी जो पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इम्प्रूव नहीं करेगी। तो ये हवाई किले बनाने वाले जो चमचे हैं उनके लिए पैगाम है कि हवाई किले बनाना छोड़िए और सीरियस नौयत की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कीजिए कि उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इसलिए भी बेहतर है या नहीं है किसी के लिए इतनी फ़िक्र की बात नहीं होती, क्योंकि जितनी भी हमारी एलीट क्लास है, जो हमारी अशराफिया है, हुक्मरान तबका है, उन सब के पास तो जनाब ब्लू पासपोर्ट है, वो तो ग्रीन पासपोर्ट यूज़ ही नहीं करते। ये तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो बिल सामने आ गया और उसके ऊपर जो एक बहस शुरू हुई, तो उससे नए नए इंकशाफात पता चले कि जनाब गालियाँ तो सारे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से शुरू कर रहे थे, आगे चल के पता चला कि पंजाब और सिंध वालों ने तो पहले ही से ये की हुई है कानून साजी कि जनाब इनके भी जो एक्स मेंबर्स हैं उनको भी मिलेगा। मतलब हुआ कि ताहयात उन्होंने ब्लू पासपोर्ट उन्हें भी दे रखे हैं। सेनेट वालों को भी ब्लू पासपोर्ट मिले हुए हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को भी मिले हुए हैं, कौमी असेंबली के लोगों को भी मिले हुए हैं। अच्छा, ये तो चले अब आपके नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद पता चलता है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास भी है, डिप्लोमेट्स के पास भी है, जर्नैलों के पास भी है, और पता नहीं किस किस को इन्होंने ब्लू पासपोर्ट दिए हुए हैं। शफी जान का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, आज मैं देख रही थी, उसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि 57,000 ब्लू पासपोर्ट्स हैं। 57,000, कैन यू बिलीव? और 57,000 ब्लू पासपोर्ट का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट आपकी सारी क्रीम को तो आपने ब्लू पासपोर्ट दे दिए हुए हैं। तो फिर बाकी जब सारे जो कि इन चीज़ों को बेहतर करके पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर कर सकते हैं, जब वो यूज़ ही नहीं वो करते, तो उन्हें क्यों फिक्र होगी कि भाई ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करनी है? उन्हें क्यों फिक्र होगी जब उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करना और ताहयात नहीं करना? उनको पता है उनके वारे न्यारे, उनके पास तो ब्लू पासपोर्ट है और वो अपना ब्लू पासपोर्ट सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो इस फिक्र में घुले चले जाएं कि भाई पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है या नहीं है, और वो 100वें नंबर पे खड़ा हुआ है। शफी जान साहब ये सवाल भी उठा रहे हैं उस क्लिप में कि जनाब देखिए, सियासतदान तो आसान हदफ होते हैं, उन पे तो सब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो ये 50-55 हज़ार पासपोर्ट्स हैं, सारे सियासतदानों के पास तो नहीं है, तो उन पे क्यों नहीं बात हो रही? बात उनकी ठीक है कि उन पे बात क्यों नहीं हो रही, आखिर बाकी सबको क्या ज़रूरत है ब्लू पासपोर्ट रखने की। लेकिन सवाल ये है कि उनको भी ब्लू पासपोर्ट देने की जो कानून साजी है वो किसने की है? वो भी तो सियासतदानों ने की है। वो इजाज़त किसने दी हुई है? वो सियासतदानों ने दी हुई है। तो अगर किसी को भी आपने ब्लू पासपोर्ट जारी करने के अहकामात दिए हैं, कानून साजी की है या उसकी इजाज़त दी है, तो वो ये काम भी तो, नेक काम भी तो सियासतदानों के हाथ से होके गुजरा है ना भाई। तो फिर उस पर भी जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली सियासतदानों पे आएगी कि भाई आपने क्यों हर एक को ये इजाज़त दी हुई थी। चले डिप्लोमेट्स की किसी हद तक समझ आती है कि चलो भाई डिप्लोमेट्स ने आना जाना है हर मुल्क में, आपने ब्लू पासपोर्ट दिए हैं। किसी हद तक आप कह लें कि जो बिल्कुल टॉप आपके हैं लोग, जैसे कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर हैं, या चलें चीफ मिनिस्टर्स को भी लगा लें, उनकी भी समझ आती है कि चलो भाई आप उनको ब्लू पासपोर्ट दे दें, बहुत सारी कबाहतों से वो बच जाएंगे, बाहर के मुल्कों में जाएंगे। लेकिन बाकी हर एक MNA, हर एक MPA, हर एक सूबाई वज़ीर, हर एक सेनेटर, हर एक आपका ब्यूरोक्रेट और बाकी लोगों को देने की क्या आखिर ऐसी आपको उफ्ताद आन पड़ी थी कि उनको भी आपने जारी किए हुए? तो सवाल तो फिर ये बनेगा, और ये सवाल ही इस बात का जवाब है जो मैंने आपको पहले बताई कि जनाब पासपोर्ट कहाँ पर खड़ा है और उसकी इज्जत क्यों इतनी नीचे है। तो जब 56-57 हज़ार आपके ब्लू पासपोर्ट आप बांट के अपने अपने लोगों में, जो आसमान से उतरे हुए अलग बरगजीदा लोग हैं, उनमें बांट देंगे, तो भाई कीड़े मकोड़ों के पास अगर ग्रीन पासपोर्ट रहे और उनको घंटों लाइनों में लगना पड़े और उनकी वो इज़्ज़त और एहतराम ना हो बाहर के मुल्कों में, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई? ठीक है कि नहीं? तो ये वाली सूरत हाल। आखिर में एक स्टोरी कर लेते हैं जी। एक रेहान तारिक साहब के हवाले से आपने खबर सुन रखी है कि वो तो वैसे ही अरेस्टेड हैं ब्लास्फेमी के केस में, लेकिन उनकी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई। ये लंदन से गए हुए थे वो, वापस जब अरेस्ट हुए हैं तो लंदन में जब वो मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी जो कि लड़के रैप वैप गाते हैं उस तरह से उन्हें कोई मिला, और आर्टिस्ट था, रैप आर्टिस्ट था। उन्होंने उसे कहा कि जी आप कैदी 804 पे कुछ गा दें। उसने कैदी 804 पे एक रैप गा दिया।
वो जनाब आपको पता है कैदी 804 के नाम पे आप कोई गाना बना दें, कोई नज़म लिख दें, कोई रैप कर दें, वो तो ज़ाहिर है वायरल हो जाता है। वो वायरल हो गया। अब वो खासा जब वायरल हुआ तो बहुत से लोग तो ये भी कहने लगे कि जनाब इस कंटेंट की वजह से बेसिकली रेहान तारिक को पकड़ा गया, मसला ब्लास्फेमी का नहीं था। मेरे ख्याल से जो ब्लास्फेमी का मामला था वो सीरियस था और उसी हवाले से उन्हें लिया गया। उसी के चार्जेस भी FIR में नज़र आ रहे हैं। तो रैप वाले मामले के ऊपर तो उनके ऊपर कोई बात नहीं उनसे भी हुई, लेकिन उसके बाद वो जो बेचारा रैप आर्टिस्ट था उसके साथ क्या हुआ। आज उसकी एक और वीडियो जो है वो मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो के जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने पोस्ट की है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बेचारा रैप आर्टिस्ट जो है उसके साथ क्या बनी उस रैप गाने के बाद। वो अपनी वीडियो में बता रहा है कि जनाब उसको कई लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, उसकी फैमिली तक को अप्रोच किया गया, कुछ लोगों ने तो उसको संगीन नताइज की धमकियाँ वगैरह भी दी। काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था बेचारा बच्चा। और उसने कहा कि जनाब मेरा तो कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो एक बस आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो कोई भी आके कोई मौजू दे दे मैं तो उसके ऊपर रैप गा देता हूँ। किसी भी शख्सियत का नाम दे दे, मैंने तो फील्ड मार्शल के भी नाम के ऊपर रैप कर दिया था, वो भी बड़ा पसंद किया गया था। तो मेरे तो सारे जो रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, वो तो नून लीग के सपोर्टर हैं। ये वो तो बेचारे ने हर तरह की कस्में खा के यकीन दिलाया कि भाई मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं उसके लिए सिर्फ रैप गाता हूँ, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को तो जो भी आप टॉपिक देंगे उसके ऊपर वो रैप गा देगा। तो मेरा तो यही मकसद था, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे नाजायज़ तंग ना किया जाए, मेरी फैमिली को तंग ना किया जाए। और साथ में वो बेचारा कहता है कि भाई आखिर में नारा भी लगाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान के तमाम सियासतदान भी जिंदाबाद। अच्छा, फिर उसको ये भी डर था कि कहीं PTI के सोशल मीडिया के लोग जो हैं वही ना उसके पीछे पड़ जाएं। तो साथ में उसने अपने आप को इधर भी बचाया और कहा कि जनाब मेरे लिए सारे सियासतदान जो हैं वो बड़े जो है वो काबिल एहतराम हैं और मैं किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ और किसी की हिमायत में भी नहीं हूँ, मैं इज़हार ला ताल्लुक़ी करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक हल्का फुल्का मामूली सा रैप भी जो है वो 2 मिनट का बर्दाश्त नहीं है। और अगर 4 साल सब कुछ करने के बाद भी आपको एक रैप आर्टिस्ट के साथ ये सलूक करना पड़े कि वो बेचारा हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने पे मजबूर हो जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने 4 साल में क्या अचीव किया है, किधर आप खड़े हैं। अभी भी अगर आप इतने इनसिक्योर हैं कैदी 804 से, उसके गाने से, उसके ज़िक्र से, कि कभी आप उसकी तस्वीर जो है वो ब्लर करते हैं, कभी आप उसका जो गाना है उसको बंद करवाते हैं, कभी आप उसके नाम की लिखी तख्ती हस्पतालों से उतरवाते हैं, उसको मिटाने के लिए आप इतनी, अगर अभी तक 4 साल के बाद भी ये तगदौ कर रहे हैं और फिर भी लोग उसी के नाम की माला जप रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आपने फिर 4 साल में क्या अचीव किया है। तो इससे बेहतर ना होगा कि जाके सुलह ही कर लें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।